गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन किन बातों का रखें ध्यान, ताकि हमको भविष्य में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि हम अपने जीवन भर की पूंजी इसमें लगाते हैं। यही सोच लेके मैं ये वीडियो बना रहा था। तो इसके पार्ट फर्स्ट में मैंने पूरी डिटेल बताया है कि कैसे आप चेक करेंगे। ये भाग 2 है, जो कुछ रह गया था थोड़ा, वो मैं भाग 2 में क्लियर करूँगा। और इसी तरह आने वाले और वीडियो में मैं एक एक सावधानियाँ बताऊँगा, जिससे कि आप प्रॉपर्टी लेने से पहले इन चीज़ों को अगर चेक कर लें तो भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से आप बच सकते हैं। तो आज की टॉपिक ये है कि चूँकि 2005 में एक गवर्नमेंट का रूल आया था कि उसमें पिता की संपत्ति पर पुत्रियों का बराबर का अधिकार दे दिया था, जिसको 2021 में रिवाइज करके गवर्नमेंट ने क्या किया कि पैतृक संपत्तियों पे भी पुत्रियों का अधिकार दे दिया। अब पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं? पैतृक संपत्ति उसे कहेंगे कि जो 3 से ज़्यादा पीढ़ियों से वो हस्तांतरित होते हुए चली आई हो। तो अब चूंकि पुत्रियों का अधिकार हो रहा है, तो इस तरह के विवाद बढ़ते जा रहे हैं। इन विवादों से बचने के लिए वो कुछ सावधानियां मैं बता दे रहा हूं कि अगर मेन ओनर यानी पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र के नाम पे वो प्रॉपर्टी चढ़ गई है, तो ये देख लें कुटुंब रजिस्टर में कि उनकी कितनी बेटियां हैं और उनका गवाही एनओसी करा लें। और सबसे बेहतर बात है कि अगर उनकी पति की गवाही हो जाए तो वो और है। अगर एनओसी कराएं तो एनओसी में ज़रूर से ज़रूर उनके पति या बालिग पुत्रों की गवाही उसमें करा लें। ये मैं बता दिया जो रजिस्ट्री के पेपर हैं, मतलब कि जो पिता ने स्वअर्जित प्रॉपर्टी हो गई। तो स्वअर्जित प्रॉपर्टी, इसके अलावा जो पैतृक संपत्ति भी है, और अगर वो अकृषि भूमि है तो भी पुत्रियों की गवाही करा लें। अकृषि भूमि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बुला रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में अभी जो है कृषि भूमि पे पुत्रियों के अधिकार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कृषि अधिनियम ही अभी भी लागू है उत्तर प्रदेश में। तो कृषि वाले भूमि में आपको इस तरह की कोई भी गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बेटियों की शादी हो गई है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर शादी नहीं हुई है, अगर वो अविवाहित है, तो उसकी गवाही उसमें भी जो है जरूरी है। कृषि भूमि अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर बेझिझक आप खरीद सकते हैं। हाँ, उसमें अगर 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो आप एक भाई से अगर रजिस्ट्री करा रहे हैं तो बाकी 4-5 की गवाही करा लें। अब इसमें लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो कि भाई गवाही तो 2 लोगों की होती है, तो अगर 4 भाई है तो कैसे होगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कवर किया। तो आप 4 की गवाही करा सकते हैं। मेन गवाही में 2 लोग होंगे, लेकिन बाकियों की गवाही का पेपर लेके रजिस्ट्रार ऑफिस में वो करा लें, सत्यापित करा लें, उसी रजिस्ट्री पेपर के साथ अटैच कर दें। तो ये हो गया। और अगर वो अकृषि भूमि है, चाहे वो किसी तरह का हो, तो अब आपको पुत्रियों की गवाही करा लें, नॉर्मलाइजेशन सर्टिफिकेट ले लें, और उस पर पति और बालिग बच्चों के वो करा लें, गवाही करा लें। दूसरी बड़ी सावधानी, अक्सर देखा गया हम कॉलोनाइजरों से हम प्रॉपर्टी लेते हैं और 2-2, 3-3 अराजियों से वो प्रॉपर्टी आई रहती है। तो अगर 2 या 3 अराजी से अगर प्रॉपर्टी आई तो उसकी नजरी नक्शा निकलवा लें। तहसील से जाके, कचहरी से जाके उसकी नजरी नक्शा निकलवा लें। लेखपाल के पास वो अवेलेबल होता है। उस नजरी नक्शा में देख लें कि वो दोनों अराजी आपस में सटी हैं कि नहीं है। ठीक है, वो लेखपाल बता देगा। थोड़ा जो भी उनकी फीस वगैरह है वो चार्ज करेंगे, और चार्ज करने के बाद आपको चीज़ें बता देंगे। अगर मेज़र करना हो तो वो मेज़र भी करा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि अभी हम 2-3 अराजी से ले लेते हैं, बाद में ये पता चलता है कि ज़मीन तो कहीं और थी, खरीद हमने कहीं और ली, बाउंड्री कब्जा कहीं और करा रहे हैं, बाद में जो है उस पर विवाद खड़ा हो गया कि नहीं ये मेरी ज़मीन है। तो इससे बचने के लिए नजरी नक्शा निकलवा लें। नजरी नक्शा में जो पास के पक्के चिन्ह हैं, जैसे सड़क है, मंदिर है, कुआं है, तालाब है, वहाँ से उसकी डिस्टेंस भी दिया रहता है। वहाँ से उसका डिस्टेंस ले लें और पता कर लें कि ये आपके अराजी में वो ज़मीन आ रही है कि नहीं है। अच्छा, तीसरी जो मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये
कि अगर वो ज़मीन किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं है, किसी फर्म के नाम से है, किसी संस्था के नाम से है, किसी उसके नाम से है, तो चिट फंड कार्यालय से या तो उस व्यक्ति से, खरीदने वाले व्यक्ति से संस्था का बैलाज प्राप्त कर लें। बैलाज को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें और देखें कि संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनको उस ज़मीन को बेचने खरीदने का अधिकार उस बैलाज में दिया है कि नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ है तो एक नियम पारित कराएं। नियम पारित कराने के बाद उसको जो है फिर एक रूल बनाए, रूल बना के तब खरीद सकते हैं। खैर, इसके बारे में डिटेल वीडियो आगे करूँगा, लेकिन इतना जान लें कि अगर नहीं दिया हुआ है तो सावधान, उसको खरीदे मत, क्योंकि वो संस्था की ज़मीन, और वो भी अगर शिक्षण संस्था है, दान वाली संस्था है, फ्री वाली संस्थाएं हैं, उसमें तो बिल्कुल ही ना आप उस चीज़ को करें। अच्छा, कैसे परमाइश करें? आप जाएं चिटफंड कार्यालय में, आप उनकी फ़ीस जमा करें, उसकी एक नकल ले लें, नकल निकलवा के एक एक रूल्स को आप पढ़ लें उस चीज़ को। तो ये मुख्य बातें हैं जो ज़मीन खरीदने से पहले आपको ध्यान देनी चाहिए, और ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से आप बच सकें। तो धन्यवाद। इसी तरह के और भी वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर हफ्ते में 2 बार 3 बार आपको देता रहूं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी बनारस में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं उनको अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टी हम दिला सकें। अभी हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया है कि जिसको जिस रेट में जहाँ प्रॉपर्टी चाहिए हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो प्लॉट चाहिए, मकान चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, हम डेली की डेली, वीकली, हफ्ते में 3-4 वीडियो इस तरह के हम बना के आप लोग को देते रहेंगे। आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी, लोकेशन का व्यू मिल जाएगा, आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप देख लीजिए, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद फिर हमको कॉल कीजिए, फिर विजिट शेड्यूल कीजिए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल्स पे बने रहें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।